लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन कंप्लीट किया था बेटा, हेनरीज लॉ कराया था। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चंस बाकी थे, अगली क्लास में मैं क्वेश्चंस का वीडियो डाल दूंगा। आइए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नाम है सॉलिड स्टेट। क्लास 12th में आप इसे पढ़ा करते थे, आपकी टेक्स्ट बुक का पहला चैप्टर हुआ करता था सॉलिड स्टेट। आइए मिलते हैं सॉलिड स्टेट से। बचपन में हमने पढ़ा था कि केमिस्ट्री इज नथिंग, इट इज सिंपली द स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री क्या होती है बेटा? मैटर की स्टडी करना इज कॉल्ड केमिस्ट्री। और इस मैटर के बारे में हमने कहा था कि ये मैटर अपनी 3 स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। कौन कौन सी स्टेट पढ़ी थी बेटा आपने? नंबर 1 इट इज सेड टू बी सॉलिड स्टेट, नंबर 2 इट इज सेड टू बी लिक्विड स्टेट एंड नंबर 3 इज सेड टू बी, जिसे हम बोलते थे गैसियस स्टेट। 3 स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता था कोई भी मैटर। तीनों स्टेट में फर्क क्या होता था? यदि हम गैस की बात करें तो इसमें मैटर के जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स होते थे वो एक दूसरे से थोड़े डिस्टेंट रहते थे। यदि डिस्टेंट हैं तो हम कहते थे कि इनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा। अब क्योंकि ये फ्री है बेटा तो ये मूव कर सकता है इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन। यानी इनका डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत हाई है, इनके मूवमेंट बहुत ज्यादा होते हैं, तो इनके पास एनर्जीज बहुत हाई होती हैं अकॉर्डिंग टू द फार्मूला 3/2 kT, और इनकी पोटेंशियल एनर्जीज भी बहुत ज्यादा होती है। तो ये स्टेट गैसियस स्टेट कहलाती है। यानी इसमें सबसे कम या लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स या जो भी पार्टिकल्स गैस के। लिक्विड फेज में क्या होता है बेटा? इन्हीं पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा बढ़ने लगता है और ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं। अब जरा देखिएगा, ये पार्टिकल अभी भी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट तो हो सकता है, लेकिन अब इसका मूवमेंट केवल इतने एरिया में होगा लिक्विड के अंदर, लिक्विड के बाहर मूव नहीं करेगा। लेकिन ये गैस के पार्टिकल्स कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। यहाँ से चलना शुरू करेंगे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, जहाँ तक चाहे घूम आएंगे, पर लिक्विड के पार्टिकल लिक्विड स्टेट में उतनी दूर तक घूमने नहीं जा पाएंगे। क्लियर है इतनी बात? अब ये मत कहने से नदी जाती हो कलकत्ता तक, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिवर, मैं नॉर्मल पानी की बात कर रहा हूँ, लिक्विड की बात कर रहा हूँ। तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उससे कैसे हो गए हैं ज्यादा, यानी मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यदि यही चीज सॉलिड में दी जाए तो कहते हैं इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग हो जाता है, ये एक दूसरे को इतना कस के पकड़ लेते हैं कि एक पार्टिकल ये वाला यदि मूव करके यहाँ जाना चाहे तो नहीं जा सकता, लेकिन हाँ ये अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट कर सकता है, ऑसिलेट कर सकता है, पर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है? मैक्सिमम एक्सट्रीम पर बहुत ज्यादा होता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो एनर्जी बहुत कम है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल बहुत कम है। दैट स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड सॉलिड। इस स्टेट को नाम दिया जाता था सॉलिड। बेसिकली हमें जो पढ़ना है बेटा वो किसके बारे में पढ़ना है? केवल सॉलिड्स के बारे में। तो अपन इनकी बात करेंगे, हम सीधे सीधे किसकी बात करेंगे? सॉलिड्स। तो सॉलिड्स क्या होते हैं? सॉलिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। अब ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का क्या मतलब है अभी बताता हूँ। जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है और इनमें मोशंस में केवल ऑसिलेशन या वाइब्रेशंस देखने को मिलते हैं, इनके मूवमेंट कम होते हैं। इसका मतलब इसमें जो पार्टिकल है इट ऑक्यूपाई अ फिक्स पोजीशन, वो एक फिक्स पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है। तो ऐसा सब्सटेंस इज सेड टू बी अ सॉलिड। ऐसे सब्सटेंस को नाम दिया जाता है सॉलिड। तो चलिए हम जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? वो है सॉलिड, और सॉलिड ऊपर ही लिखा हुआ है तो हमें इसकी स्टडी करनी है। इतनी बात समझ में आई? तो आइए शुरू करते हैं सॉलिड की स्टडी। सबसे पहले एक लाइन कहते एनी सब्सटेंस, कोई भी सॉलिड ले लीजिए, यानी कोई भी सॉलिड सब्सटेंस वी हैव टू टेक, हम किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को ले सकते हैं। कहते हैं एनी सब्सटेंस हैव टू अपोजिंग फोर्सेस,
सबसे पहले इसे थोड़ा हम सीखें। उसमें अपोजिंग फोर्सेस हैं, कौन कौन से हैं और क्या मतलब है इन अपोजिंग फोर्सेस का समझिए। सबसे पहला, इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब सर ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, थोड़ी देर में मिलाता हूँ। कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स व्हिच कीप्स देम क्लोज, जो उन्हें क्या करके रखता है बेटा, पास ला के रखता है, पास रखता है, क्लोज। इसका मतलब ये क्या चाहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये सॉलिड को जोड़ना चाहता है कि सॉलिड जुड़ा रहे, मजबूती से बना रहे। कुछ इस टाइप से कि यदि आपका सॉलिड पार्टिकल्स हैं तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहता है कि ये मजबूती से जुड़े रहें एक दूसरे के साथ, तो ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। नंबर 2 पर आइए। नंबर 2 पर इसके पास पाई जाती है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी जिसकी ऑसिलेशन वाइब्रेशन से भी जनरेट होती है, कुछ इसे एटमॉस्फेयर से मिलती है। यदि इन्हें एनर्जी मिलेगी तो वो एनर्जी इसके बीच बने हुए बॉन्ड को थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश करेगी, यानी इन्हें एक दूसरे से क्या करेगी, दूर करेगी। तो थर्मल एनर्जी होती है विच कीप्स देम अपार्ट। वो इन्हें कहाँ रखना चाहती है, दूर रखना चाहती है, पास आने से रोकना चाहती है। यानी जो ऊपर वाला फोर्स है वो सॉलिड को जोड़ना चाहता है, जो नीचे वाला है वो सॉलिड को तोड़ना चाहता है। तो ये दो अपोजिंग फोर्सेस है बेटा जो काम करते हैं किसी भी सॉलिड सब्सटेंस के अंदर। हमेशा सॉलिड तभी एग्जिस्ट करता है आसानी से जब ऊपर वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नीचे वाली थर्मल एनर्जी से ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो, तभी आपका सॉलिड स्टेट में रहता है। सॉलिड स्टेट में रहने से मतलब है कि उसमें जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनकी पोजीशन कैसी रहती है, फिक्स रहती है। आइए जरा मैं थोड़ा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में बता दूं, क्योंकि बार बार ये शब्द आ रहा है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, फिर मैं इसी को आगे लेके चलूंगा। तो आइए मिलते हैं जरा सबसे पहले एक छोटी सी चीज से जिसे अपन नाम देते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, पहली बात ये कुछ भी हो सकता है, ये एटम हो सकते हैं, ये आयंस हो सकते हैं, या बेटा फिर ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। सिंपल सी भाषा में पूछा जाए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब होता है वो छोटे से छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिससे मिलकर आपका सॉलिड बना हुआ है। इट इज सेड टू बी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। जैसे फॉर एग्जांपल, अपने को एक एग्जांपल लेना है। सपोज करिए कि मैं डायमंड ले लेता हूं, एक सॉलिड डायमंड। तो व्हाट इज डायमंड? डायमंड क्या होता है? डायमंड में ढेर सारे कार्बन्स होते हैं। ये रहा पहला कार्बन, ऐसे करके बेटा टेट्राहेड्रली अरेंज होता है। ये कार्बन जुड़े, फिर ये कार्बन टेट्राहेड्रली अलग कार्बन से जुड़े होते हैं, ऐसे करके। जरा देखिए इस सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन है जो जुड़ रहे हैं? कार्बन के एटम्स। यानी यहाँ आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो गया? एटम्स। किसमें देखा आपने? इन डायमंड। जैसे आप इसे डायमंड में देख रहे हैं, या किसी मेटल में देख लीजिए। कोई मेटल ले लीजिए, सपोज करिए हमने आयरन ले लिया, तो इस आयरन में ढेर सारे आयरन के क्या होंगे? एटम्स होंगे बेटा। इस आयरन एलिमेंट में छोटे छोटे बहुत सारे आयरन इस तरीके से एक दूसरे से जुड़े होंगे। किसकी मदद से? मेटेलिक बॉन्ड्स की मदद से। वो क्या होता है वो भी अभी थोड़ी देर में मैं आपको इस सॉलिड में समझाऊंगा बेटा कि मेटेलिक बॉन्ड्स क्या होते हैं। फिलहाल सबसे पहला कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन है? एटम। यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में पूछा जाए कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो आप कहेंगे वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसके कॉम्बिनेशन से, जिससे मिलकर आपका सॉलिड बना है, इज कॉल्ड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। इसी को हम लोग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। दूसरे नंबर पर आ जाइए। सेकंड नंबर पर कौन है बेटा? आयंस। अब आयंस के लिए आ जाइए, जैसे NaCl। तो यदि हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो उसमें क्या होता है? Na+, Cl-,
Na प्लस Cl माइनस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, ऐसे करके ये आयंस एक दूसरे से मजबूती से जुड़े होते हैं इन अ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में। तो ये कैसा सॉलिड हो गया है बेटा? सॉलिड जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस हैं, इसे हम आयोनिक सॉलिड बोलते हैं। फिर से आ जाइए, मॉलिक्यूलर सॉलिड में कौन होते हैं बेटा? मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल जैसे आइस की बात कर ली, जैसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसे आप ड्राई आइस या ड्राई कोल्ड कहते हैं, इसकी बात कर लीजिए। इसमें क्या होता है? इसमें ढेर सारे H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं ऐसे, और ये H2O के ढेर सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से मजबूती से जुड़े होते हैं बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और क्या बना लेते हैं? आइस बना लेते हैं। तो आइस का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन होगा बेटा? H2O होगा। NaCl का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन होगा? आयंस होंगे। डायमंड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन होगा? एटम। मतलब ये है कि किसी सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। इनके बिहाफ पर आगे चल के हम 4 तरह के सॉलिड्स पढ़ेंगे, अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद। अभी तो हम बात कर रहे हैं केवल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वो स्मॉलेस्ट यूनिट या पार्टिकल होता है जिससे मिलकर कोई सॉलिड बना होता है। तो डायमंड किससे बना है? कार्बन एटम से, तो एटम्स हो गए। NaCl किससे बना है? Na प्लस Cl माइनस आयंस से बना है, तो यही इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गए। आइस किससे बनी है? मॉलिक्यूल से। या सॉलिड CO2 किससे बनी है? मॉलिक्यूल से। या आयोडीन सॉलिड किससे बना है? मॉलिक्यूल से। नेफ्थलीन बॉल्स किससे बनी है? मॉलिक्यूल से। तो वो सारे के सारे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हो गए, और उसमें जो आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गया वो कौन हो गया बेटा? मॉलिक्यूल हो गया। तो ये होते हैं आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन हो सकते हैं मैंने आपको बताया। क्या आपको इतनी बात समझ में आई थी ऊपर लिखी थी? फिर से सुन लीजिएगा बेटा, हम सॉलिड की बात कर रहे थे। मैंने बताया कि हर सब्सटेंस में 2 अपोजिंग फोर्सेस होते हैं। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में वर्क करता है, ठीक, जो इन पार्टिकल्स को एक दूसरे के पास रखता है, यानी जोड़ना चाहता है। दूसरी थर्मल एनर्जी विच कीप देम अपार्ट, जो उन्हें दूर करना चाहती है, यानी ये इसे तोड़ना चाहती है, तो ये जोड़ने के लिए है। और ये थर्मल एनर्जी तोड़ने के लिए है। कभी भूल जाओ तो ऐसे याद रख लेना, T फॉर थर्मल, T फॉर तोड़ना। तो ये किसके लिए है? तोड़ने के लिए। तो T फॉर थर्मल एनर्जी तोड़ना चाहती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जोड़ना चाहता है। तो यदि आप सॉलिड बनाए रखना चाहते हैं तो कौन ज्यादा होना चाहिए? ये ज्यादा होना चाहिए, ये कम होनी चाहिए। अब थर्मल एनर्जी को कम करना बच्चे, तो थर्मल एनर्जी को कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हम टेम्परेचर लो ले। क्या करते बेटा? हम लो टेम्परेचर ले। तो बताइए, एट वेरी लो टेम्परेचर, यदि हम बहुत लो टेम्परेचर पर चले गए तो थर्मल एनर्जी जो हीट वाली थी, जो थर्मल एनर्जी कैसी हो जाएगी? वेरी लो हो जाएगी। और यदि थर्मल एनर्जी कम पड़ गई तो हम कहेंगे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ग्रेटर 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 देन थर्मल एनर्जी हो जाएंगे। और जब ये बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो आपका इनसॉलिड, तो आपका जो सॉलिड होगा या सब्सटेंस होगा उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे दे प्रेजेंट एट फिक्स्ड पोजीशन, वो फिक्स पोजीशन ऑक्युपाई करेंगे और अपनी पोजीशन पे डटे रहेंगे। यानी हमारा सॉलिड आसानी से एग्जिस्ट करता रहेगा, आसानी से सरवाइव करता रहेगा एट वेरी लो टेम्परेचर। बहुत हाई टेम्परेचर पर जाएंगे, थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी बेटा। थर्मल एनर्जी बढ़ गई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर या ज्यादा हो गई तो आपका जो सॉलिड होगा वो टूटना शुरू हो जाएगा बेटा। पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह जाने लगेंगे। हम स्टेट को बोल देंगे वो मॉल्टन स्टेट हो गई है या लिक्विड स्टेट हो गई है, वो सॉलिड स्टेट नहीं। क्या इतनी बात समझ में आई है? इतने में कोई चीज बेटा आपको डाउटफुल लग रही हो तो यदि समझ में आया तो आइए इससे हम सॉलिड की एक छोटी सी डेफिनेशन जनरेट करते हैं कि व्हाट इज अ सॉलिड। तो हम सॉलिड को कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? हम ऐसे बोलते हैं व्हाट इज अ सॉलिड, तो कहते हैं सॉलिड इज अ सब्सटेंस,
सॉलिड एक सब्सटेंस है हैवी, जिसका डेफिनेट या फिक्स, डेफिनेट हैवी, डेफिनेट, जिसका एक फिक्स मास, एक डेफिनेट वॉल्यूम है और एक डेफिनेट साइज। यानी सॉलिड जिनका एक डेफिनेट मास होता है, एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, एक डेफिनेट साइज होता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। से सो they occupy fixed positions, in solid। तो वो सॉलिड में क्या रखते हैं, फिक्स पोजीशंस रखते हैं, उस पोजीशन से वो हट नहीं पाते। हाँ, वहां वाइब्रेट कर सकते हैं, ऑसिलेट कर सकते हैं, ये पॉसिबल होता है, वाइब्रेशन बिल्कुल पॉसिबल, ठीक है। अब क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई है तो दे आर इनकम्प्रेसिबल, यानी आप इन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते, इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं और रिजिड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सॉलिड है, सपोज करिए ये एक सॉलिड है तो प्लास्टिक, सॉलिड प्लास्टिक, इसको दबाना चाहो, पेपर वेट है ये सॉलिड, दबाना चाहो तो दबेगा नहीं। ये भी है, वैसे ये होलो है पर इतना मजबूत है कि इसको भी दबाना चाहो तो ये दबेगा नहीं। एक लोहे का टुकड़ा ले लीजिए, दबाइए, क्या वो दबता है? तो जो सॉलिड चीजें हैं उनमें कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम है, यानी मैं बोलता हूँ कि दे आर इनकम्प्रेसिबल ऑलमोस्ट। वो कैसे होते हैं? इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो हम कहते हैं सॉलिड्स कैसे हैं? इनकम्प्रेसिबल है। और कैसे बेटा? रिजिड होते हैं। क्या सॉलिड के बारे में इतनी बात समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। इन सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाए, चलिए इसकी बात करें। तो क्लासिफिकेशन के लिए वो क्या बोलता है सुनिए, वो कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ द पैकिंग अरेंजमेंट, जो पैक है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, द पैकिंग अरेंजमेंट of constituent particles solids can be classified in two class या two parts। सबसे पहले हम इसे दो तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पैकिंग अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कैसे पैक हैं, कैसे जुड़े हुए हैं, उसके बिहाफ पर हमारे पास दो टाइप के सॉलिड्स आते हैं, टू पार्ट्स। कौन कौन से आते हैं? एक जिन्हें बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दूसरा जिन्हें बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स। एक क्रिस्टलाइन, दूसरा एमॉर्फस। फिर से समझना कि अभी तक मैंने समझा क्या, ध्यान दीजिएगा बेटा थोड़ा सा। सॉलिड स्टेट में मैंने ये बोला है बेटा, सॉलिड स्टेट में मैंने ये बोला है कि हमारे पास तीन स्टेट्स होती थी मैटर की, जिसमें सॉलिड स्टेट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होते थे, मैक्सिमम होते थे, एनर्जी कम होती थी, मूवमेंट बहुत कम होते थे, केवल ऑसिलेशन से ही देखने को हमें मिलते थे और कुछ नहीं मिलता था। फिर हमने कहा कि कोई भी सब्सटेंस है टू अपोजिंग फोर्सेस, दो तरह के फोर्सेस होते हैं। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो उन्हें पास रखता है यानी ये जोड़ना चाहता है। दूसरा टी से थर्मल एनर्जी, इसे तोड़ना चाहती है, इन्हें एक दूसरे से दूर करना चाहती है, कीप देम अपार्ट, वो इन्हें दूर रखती है। कहते हैं एट वेरी लो टेम्परेचर थर्मल एनर्जी बहुत कम हो जाएगी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थर्मल एनर्जी से ज्यादा हो जाएगा, तो इन सॉलिड जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो फिक्स पोजीशन पर जमे रहेंगे, यानी अच्छा सॉलिड तैयार होगा। फिर कहते हैं कि कोई भी जो सॉलिड होता है उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि सॉलिड इज अ सब्सटेंस। सॉलिड सब्सटेंस होता है जिसका डेफिनेट मास, डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट साइज होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, इसीलिए वो फिक्स पोजीशन पर जमे रहते हैं हमेशा। ये इनकम्प्रेसिबल होता है और रिजिड होता है, हार्ड होता है, ठीक।
आगे बढ़ते हैं। कहती क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में ऑन द बेसिस ऑफ पैकिंग अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड, जो सॉलिड्स होते हैं उन्हें हम दो कैटेगरीज में या दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। वो जो दो कैटेगरीज या दो पार्ट्स हैं जरा उनसे मिलते हैं, वो कौन? तो सबसे पहले नंबर जो सॉलिड हमारे पास आते हैं उन्हें बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। कौन से सॉलिड्स? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पहले। और यहीं पर दूसरे नंबर पर जो हमारे पास आते हैं उन्हें अपन बोलते हैं बेटा एमॉर्फस सॉलिड्स। एमॉर्फस सॉलिड्स, कुछ सुना सुना सा लग रहा है ना? एमॉर्फस, क्रिस्टलाइन, सुना सुना सा लग रहा है कि नहीं? याद दिलाऊं क्या सुना सुना सा लग रहा है? याद करिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमने फोर्थ ग्रुप में कार्बन पढ़ा था, कुछ याद आया बेटा? और कार्बन में आपने बोला था दो तरह के एलोट्रोप होते हैं, एक क्रिस्टलाइन एलोट्रोप, कुछ याद आया? और दूसरा जिसे बोला था एमॉर्फस एलोट्रोप। एमॉर्फस एलोट्रोप, दो तरह के एलोट्रोप्स थे, एक क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स, दूसरे एमॉर्फस एलोट्रोप्स। ठीक, याद है क्रिस्टलाइन एलोट्रोप में कौन आता था? डायमंड होता था, डायमंड होता था, ग्रेफाइट होता था, फुलरीन होता था, कुछ याद आया? और जब एमॉर्फस एलोट्रोप की बात आई थी आपने कहा था यहाँ कोल होता था, यहाँ कोक होता था, लैंप ब्लैक होता था, चारकोल होता था, ढेर सारी फॉर्म्स। तो ये क्या कहलाते थे बेटा? क्रिस्टलाइन एलोट्रोप, और ये क्या कहलाते थे? एमॉर्फस एलोट्रोप। शब्द देखो केवल, तो क्रिस्टलाइन एमॉर्फस कुछ सुने सुने लगते हैं हम लोगों ने फोर्थ ग्रुप में पढ़े थे कि क्रिस्टलाइन कौन से होते हैं एलोट्रोप और एमॉर्फस कौन से। वहां हमने डिफाइन किया था कि क्रिस्टलाइन एलोट्रोप में जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या आइटम्स होते हैं इनका वेल डिफाइंड अरेंजमेंट होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है, लेकिन जो एमॉर्फस होते हैं इनका कोई डेफिनिट अरेंजमेंट नहीं होता है। क्या मतलब है इसका कि रेगुलर डेफिनिट अरेंजमेंट और रेगुलर डेफिनिट अरेंजमेंट ना हो? पहले तो मैंने ये इसलिए लिखे केवल ताकि आपको थोड़ा याद आ जाए कि हमारे कुछ पढ़े पढ़े से लग रही है एमॉर्फस एलोट्रोप्स क्या होते हैं, एमॉर्फस क्या होते हैं और ये क्रिस्टलाइन क्या होते हैं। इसलिए मैंने आपको बस केवल लिख के दिखाए थे, बाकी तो हमें बेटा इनकी डेफिनेशंस चाहिए ही चाहिए कि होते क्या हैं आखिर ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और क्या होते हैं ये एमॉर्फस सॉलिड्स। पहले मैं दोनों को डिफाइन करता हूं, ठीक है, एग्जांपल के साथ। फिर मैं इन दोनों के डिफरेंसेस देखूंगा क्योंकि सिमिलरिटीज इनमें केवल एक ही है कि दोनों का सॉलिड हैं देखते हैं, बाकी डिसिमिलर होते हैं, डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से इन लॉज ऑफ प्रॉपर्टीज या इन मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। कहते हैं इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं है रेगुलर, वेरी डिफाइंड, regular, well defined 3D arrangement। ठीक, पर एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इररेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं। ये बात यहाँ पे बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे है इररेगुलर, irregular arrangement of constituent particles for the mean of regular well defined 3D arrangement। इसका क्या मतलब है? और what is the mean of irregular arrangement of constituent particles? तो regular and well defined का मतलब समझो। well defined का मतलब हो आंख बंद करके भी हमें पता हो कि नेक्स्ट क्या होगा, तो well defined। और यदि हमें पता ही ना हो नेक्स्ट क्या होगा तो इसका मतलब वेल डिफाइंड नहीं। एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं इसे, आपको ज्यादा समझ में आएगा बेटा, जरा समझने की कोशिश करिएगा। एक छोटे से एग्जांपल से मैं इसे समझाऊं। जैसे सपोज करिए कि मैंने NaCl का क्रिस्टल लिया,
Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, देखिएगा Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस, 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 Cl माइनस Na प्लस। आप कहीं पर भी खड़े हो जाइए, बल्कि एक छोटा सा काम मैं आपके लिए कर देता हूँ। मैंने क्या किया है एक्चुअली मैं बता, छोटा सा काम बस ये कर रहा हूँ कि मैंने Cl माइनस को व्हाइट बना रहा हूँ और उन्हें रेड बना रहा हूँ। तो जब इसे ध्यान से देखें स्ट्रक्चर, तो रेगुलर वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि यदि मैं गलती से Cl के पास चला जाऊं तो ये Cl कैसा है, देखिए व्हाइट वाला है, ठीक, और आंख बंद कर लूं, मैं इधर जाऊं तो भी सोडियम, 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 आगे की तरफ आऊं तो भी सोडियम, पीछे की तरफ जाऊं तो भी सोडियम, यानी मैं Cl पे खड़ा होकर किसी भी डायरेक्शन में जाऊं मुझे क्या मिलेगा, सोडियम ऑलवेज। तो ये वेल डिफाइंड है कि इस Cl के चारों तरफ कौन है, सोडियम सोडियम। इसी तरह से बेटा यदि मैं थोड़ी देर के लिए सोडियम के पास आ जाऊं, ये रहा आपका सपोज सोडियम, इसके पास आ जाऊं, अब देखिए सोडियम के इधर जाओ Cl, इधर जाओ Cl, इधर जाओ Cl, इधर जाओ Cl, आगे आओ Cl, पीछे जाओ Cl, क्योंकि 3D अरेंजमेंट है तो हर तरफ क्या मिलेगा, Cl मिलेगा, तो हम कहेंगे वेल डिफाइंड अरेंजमेंट है। यानी हम आंख बंद करके भी चलेंगे तो हमें पता होगा बेटा कि आने वाला अगला पार्टिकल कौन सा है, तो इसे कहते हैं वेल डिफाइंड अरेंजमेंट। क्लियर? अब देखिएगा वेल डिफाइंड या रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट और इररेगुलर का मतलब क्या है, ये मैं भी आपको समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले रेगुलर समझिए। जब क्लास में बच्चे बैठे हैं और टीचर आए तो देखिए वो अपनी अपनी रो में चुपचाप अपनी अपनी जगह बैठे रहते हैं, फिक्स पोजीशन है उनकी, सॉलिड मान लिया मैंने उन्हें, हिल डुल नहीं रहे बहुत ज्यादा, टीचर है थोड़ा बहुत हिल लेते हैं, ऑसिलेट कर लेते हैं। टीचर क्लास में खड़ा है, जब तक टीचर क्लास में खड़ा है तो बच्चे लाइन से बैठेंगे, एक लड़का 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 या लड़की, कोई ऐसे करके बैठे, बढ़िया, ये वेल अरेंज्ड वे में सही है। जैसे टीचर क्लास से गया सब पता चला, ये कूद के इसके पास आ गया, ये इसके पास आ गया, इसके पास चला गया, ये इसके पास आ गया, यानी सब बिगड़ गया। ये चार इकट्ठे हो गए, एक अलग अलग हो गए, दो इधर इकट्ठे हो गए, तीन इधर इकट्ठे हो गए, तो वो वेल अरेंज हैं। और ये कैसे हो गए, डिस्टर्ब हो गए, इररेगुलर हो गए। जब इररेगुलर हो गए तो एंट्रोपी ज्यादा हो गई, इसमें एंट्रोपी कम हो गई, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एंट्रोपी यानी डिसऑर्डर कम होता है, एमॉर्फस में डिसऑर्डर ज्यादा। तो कहते हैं एक रेगुलर वेल डिफाइंड 3D अरेंजमेंट होता है तो सॉलिड क्रिस्टलाइन होता है, और जब वेल डिफाइंड अरेंजमेंट नहीं होता तो वो एमॉर्फस होता है। जैसे याद करिए 26 जनवरी की परेड, 15 अगस्त की परेड, कभी देखा है वो सोल्जर्स चलते हैं कितने सिमेट्रिकल चलते हैं, सबके पैर एक साथ उठते हैं, हाथ एक साथ उठते हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं, देखा है ना, तो कैसा है, रेगुलर है। और उनको देखने के लिए पब्लिक खड़ी है, बहुत सारी पब्लिक, कोई इधर से झांक रहा है, कोई उधर से झांक रहा है, कोई नीचे से झांक रहा है, कैसे इररेगुलर, उनमें रेगुलरिटी नहीं है। कहते हैं ना कि आर्मी वाले बड़े डिसिप्लिन्ड होते हैं, ठीक है, और जो सिविलियंस होते हैं वो उतने डिसिप्लिन्ड नहीं होते। क्लास में टीचर है तो रेगुलर अरेंजमेंट, टीचर क्लास से गया सब इररेगुलर, कहीं पे भी कोई चढ़ जाता है जाके। क्या बात समझ में आई, रेगुलर इररेगुलर क्या होते हैं बेटा? चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा रेगुलर और इररेगुलर का मतलब। आइए इस रेगुलर इरेगुलर को मैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी एटम्स की मदद से बनाने की कोशिश करूं। तो रेगुलर समझिए, ये 8 एटम्स, यहां भी देखिए 8 ही एटम्स, कितनी रेगुलरिटी, नीचे देखिए 8 ही एटम्स हैं एक लाइन, कितनी रेगुलरिटी, इसे नीचे तक आगे तक बनता चला जाएगा। व्हाट इज द मीन ऑफ इररेगुलर? 2 आए, को नहीं आया, तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 24, 24 × 2 = 36, 36 × 2 = 48, 48 × 2 = 120,
अब इसको देखिए, ये कैसा अरेंजमेंट है? इट इज सेड टू बी इर्रेगुलर अरेंजमेंट। यही पार्टिकल्स यहाँ है, वही पार्टिकल्स यहाँ है। यहाँ इर्रेगुलरली अरेंज्ड है और यहाँ बड़े रेगुलरली अरेंज्ड है। ध्यान से देखिए, सही है। तो हम ये कहते हैं कि यदि ये रेगुलरली अरेंज्ड है, ध्यान से देखिएगा, यदि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल दूर तक लॉन्ग रेंज तक ऐसे जुड़ सकते हैं, तो देखिए कितने सारे जुड़े हैं, तो इसे बोलते हैं लॉन्ग रेंज तक ऑर्डर मेंटेन। लॉन्ग रेंज, दूर तक ऑर्डर बना हुआ है, देखिए तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड सॉलिड। यहाँ पे आई, यहाँ पे दो तो थे, उसके बाद ब्रेक हो गए, यानी छोटा सा है तो ज्यादा दूर तक नहीं जुड़ा, तो इसे बोल देते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड के सॉलिड्स बनाते हैं, जो एमॉर्फस सॉलिड हैं वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर्स के सॉलिड्स बनाते हैं। तो फिर से एक बार डिफाइन किया जाए भाई दोनों को। हमने क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव अ रेगुलर वेल डिफाइंड थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट। इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का एक वेल डिफाइंड 3D अरेंजमेंट होता है। याद रखिए 3D है, एक लेयर एक इसके ऊपर एक इसके ऊपर ऐसे बनती जाएगी। पर एमॉर्फस सॉलिड्स में क्या होता है? इर्रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का कोई वेल डिफाइंड रेगुलर अरेंजमेंट नहीं पाया जाता। क्लियर है इतनी बात? दूसरे नंबर पर आपने बताया इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को देखते हुए और अरेंजमेंट को देखते हुए कि दूर तक देखिए ऑर्डर्ड, यानी कैसे हैं? लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड। ये ऑर्डर दो तो थे, बाकी बिगड़ गए, फिर या तीन हो गए, फिर नीचे चार हो गए, मतलब कम ज्यादा होते जाते हैं। तो ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड सॉलिड्स होते हैं, बहुत दूर तक अरेंज ऑर्डर्ड में नहीं होते, यानी हम कहते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड है ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड सॉलिड्स। यहाँ पर है, यहाँ कहता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या है बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन यही चीज जब अपन यहाँ बोलते हैं तो हम ऐसे बोल देते हैं बेटा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर, ये उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनमें क्या होगी बेटा? They have a regular, well-defined three-dimensional arrangement of constituent particle। पहली बात, ये long range ordered solids बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि constituent particle देखिए दूर तक ordered रहते हैं, regular रहते हैं, तो long range ordered है। जबकि amorphous में क्या होता है बेटा? दूर तक ordered नहीं, तो short range ordered solids बनाते हैं। और इसमें irregular arrangement of constituent particles। यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बहुत स्ट्रांग होता है, पर यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहता होता है बहुत कम होता है बेटा। इसीलिए हम कहते हैं कि ये अच्छे सॉलिड्स नहीं हैं, इन्हें बोलते हैं ये अच्छे सॉलिड्स है क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा है, बिल्कुल भी अपनी पोजीशन से हिलते डुलते नहीं है, तो दे आर सेड टू बी, इन्हें बोला जाता है ट्रू सॉलिड्स, इन्हें बोला जाता है फॉल्स सॉलिड, स्यूडो सॉलिड। ये झूठे सॉलिड हैं, धोखेबाज होते हैं, ये सच्चे सॉलिड हैं, ईमानदार। चलिए मिलेंगे अभी इनसे। क्या इतना समझ में आया? What is a crystalline solid? A solid in which constituent particles have a regular, well-defined 3D arrangement, amorphous in which constituent particles have irregular arrangement। कैसे बोले क्रिस्टलाइन सॉलिड को? क्योंकि रेगुलर अरेंजमेंट है, दूर तक जा रहा है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बहुत स्ट्रांग है, इसलिए ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड के सॉलिड्स बनाते हैं। इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, इसलिए शॉर्ट रेंज ऑर्डर्स के सॉलिड बनाते हैं। क्लियर इतनी बात? चलिए हम इन्हीं क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स को और थोड़ा सा ठीक से देखना चाहते हैं, और देखना चाहते हैं कि इनमें क्या क्या खूबियां हैं वन बाय वन। तो चलिए एक बार फिर से पॉइंट वाइज इनको आपको समझा के दिखा रहा हूँ। तो एक तरफ मैं लेने जा रहा हूँ कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, कौन से सॉलिड है बेटा? क्रिस्टलाइन। और एक तरफ मैं लेने जा रहा हूँ जिसे मैंने भी पीछे लिए थे, एमॉर्फस सॉलिड्स। ये कौन से हैं? एमॉर्फस। तो आइए शुरुआत करते हैं एक एक पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैसा है बेटा? वेल डिफाइंड
irregular arrangement of constituent particles. क्या बोलेंगे? Not well defined. And irregular arrangement of constituent particles. और इसे समझने के लिए थोड़ा प्लेन सिंपल सा एग्जांपल लेके एक छोटा सा एग्जांपल है और अच्छा एग्जांपल है क्वार्ट्ज SiO2 क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिका। और इसी क्वार्ट्ज से मिलता जुलता एक होता है क्वार्ट्ज ग्लास। इट इज एमोर्फस फॉर्म ऑफ सिलिका। है दोनों ये याद रखिए। फर्क क्या है दोनों में, आइए समझाता हूँ। फर्क समझना है बेटा में, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। इसमें क्या होता है, इस तरह से SiO2 यूनिट के एक वेल डिफाइंड हेक्सागोनल अरेंजमेंट, बिल्कुल वेल डिफाइंड होता है, यानी कहीं भी चलिए हेक्सागोनल मिलेगा। अब इस हेक्सागन को ध्यान से समझ भी लीजिए भैया। इसमें ये जो हेक्सागन के कॉर्नर्स है ना, ये लाल रंग का, ये सिलिकॉन पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल्स हैं? सिलिकॉन। आपको गिलास याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया है। कहते आपके शरीर लाइनें क्यों खींची? पूरा कर रहा हूं, ये पूरा बना नहीं भी है। अब ध्यान दीजिएगा, ये कौन है? सिलिका। इस सिलिका से ये रहा पहला ऑक्सीजन ग्रीन कलर का, ये रहा दूसरा कलर, और ग्रीन शायद ठीक से दिख नहीं रहा, कौन सा व्हाइट। हर सिलिका के साथ देखिए ये व्हाइट कलर का क्या है? ऑक्सीजन। मैं आपको वेल डिफाइंड का मतलब फिर से समझाता हूं। ठीक, और यहाँ भी ऑक्सीजन, 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 आगे भी जुड़ा। अब ध्यान से यदि आप देखें इस स्ट्रक्चर को, तो आपको फील आएगा कि एक Si से 3 ऑक्सीजन जुड़े, लग रहा है क्या? 4 जुड़े। एक इसके पीछे होता था, याद करिए हमने क्लास में पढ़ा था, जैसे यहाँ पे ऐसे बना दिया, याद आया कुछ? तो 4 ऑक्सीजन से जुड़ा है। तो देखिए किस किस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। तरीका नंबर 1 समझ भाई, सबसे पहला कि यहाँ पे खड़ा हो, जिधर भी जाएगा ऑक्सीजन आएगी, वेल डिफाइंड। दूसरा, यदि मैं पूरा चक्कर लगाता हूँ तो यहाँ क्या मिले? एक रिंग हेक्सागोनल, यहाँ एक रिंग हेक्सागोनल, यहाँ एक रिंग हेक्सागोनल, यानी बिल्कुल वेल डिफाइंड है कि ढेर सारे हेक्सागन्स ऐसे बनते चले जाएंगे। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? क्वार्ट्ज का, वेल डिफाइंड। आप आराम से बता देंगे, यदि ऑक्सीजन है 2 बॉन्ड बनाता है तो 2 टाइप सिलिकॉन से जुड़ा होगा। ऐसा ही है 4 बॉन्ड बनाता है तो 4 ऑक्सीजन से जुड़ा होगा। पर जब हम क्वार्ट्ज गिलास में आएंगे, यहीं पर देखिए तो ये शॉर्ट रेंज होता है। शॉर्ट रेंज का क्या मतलब? पता चला एक तो हमें हेक्सागन जैसा मिला, और इस हेक्सागन में फिर से लगा दूं जरा, तो ये सिलिका लाल वाले और ये सफेद वाले ऑक्सीजन, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो इधर फिर से एक ऑक्सीजन आ गया होगा सिलिकॉन के बाद, और फिर से एक सिलिकॉन आ गया होगा, ये रहा। फिर सिलिकॉन के बाद एक ऑक्सीजन आ गया होगा, ये रहा। फिर ऑक्सीजन के बाद एक सिलिकॉन जरूर आया होगा, ये रहा। और फिर एक ऑक्सीजन आ गया होगा, ये रहा, ये रहा। अब ध्यान से देखें, यदि आप इस स्ट्रक्चर को ऐसे ही बनाते चले जाइए, आगे पीछे और बना दो थोड़ा सा, चलो आजा, यहाँ आजा। ये ऑक्सीजन आ गया, फिर इस ऑक्सीजन के बाद एक सिलिकॉन आ गया, फिर सिलिकॉन के बाद एक ऑक्सीजन आ गया। ध्यान से देखिए, मैं गलत जोड़ दिया हूँ, एक ऑक्सीजन 3 जगह नहीं जुड़ता है, तो ज्यादा जोड़ दिया। ये सिलिकॉन हो गया, ठीक। फिर सिलिकॉन से ऑक्सीजन जोड़ना है, जोड़ दे दिया। इससे इधर कहीं ऑक्सीजन जुड़ गया होगा, ये रहा। फिर इस ऑक्सीजन से एक सिलिकॉन जोड़ दें, ये सिलिकॉन जुड़ गया होगा, ठीक। और फिर ये सिलिकॉन और सिलिकॉन के बीच में एक ऑक्सीजन जोड़ दें, ये जुड़ गया। अब ध्यान से देख, एक हेक्सागन, एक पता नहीं ये क्या, एक पता नहीं, देखो अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स मिलने लगे। यानी अब इसका एक वेल डिफाइंड रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है।
तो गिलास में क्या होता है, जो अमोर्फस सॉलिड है उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहीं पर भी जुड़ जाते हैं जाके जहां उनका मन करता है, पर यह कहीं पर भी नहीं जुड़ सकते, ये सारे के सारे हेक्सागन्स में ही अरेंज होने चाहिए, या ये परमिशन नहीं है कि जहां मन हो वहां जाके जुड़ जाओ। तो ये एक रेगुलर अरेंजमेंट है, ये एक इररेगुलर अरेंजमेंट होता है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि क्वार्ट्ज कैसा सॉलिड है, क्रिस्टलाइन, पूछा जाए क्वार्ट्ज गिलास कैसा सॉलिड है, अमोर्फस। उम्मीद है बात समझ में आई होगी बेटा। तो पहला काम क्या देखा आपने कि क्रिस्टलाइन में वेल डिफाइंड अरेंजमेंट होता है हमेशा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये था पहला। आइए चलते हैं पॉइंट नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर सेकंड, पॉइंट सेकंड पर आ जा भैया। कहते हैं यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, जबकि इस साइड में हम कहते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो कैसे हैं बेटा, वीक हैं एज कंपेयर टू द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के कंपेयर। फिर आपने यहाँ पे क्या बोला बेटा, दे मेक और मेड, मेक्स कैसे, लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड solids. Listen, these are long range ordered. ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड, क्यों लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड है, क्योंकि लगातार बेटा दूर तक जुड़े हुए। इनके बारे में क्या बोलते हैं, दे आर शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर। चौथे पॉइंट पर आ जाए भाई, यहाँ पे बताइए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, कैसा है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने से क्या हो जाता है, इसे तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसकी बिल्कुल फिक्स्ड एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक, शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है ये भी सिखा। लेकिन जब ये बात इसमें की जाती है तो आप कहते हैं ए रेंज ऑफ मेल्टिंग, इसका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, लेकिन इसमें एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। देख क्या मतलब है इस बात का, आइए मैं इसको एक ग्राफ से समझाता हूँ, ध्यान दीजिए। ये है बेटा टाइम वर्सेस टेम्परेचर, ऐसी ही किताब बना लेते हैं। ये भी है टाइम वर्सेस टेम्परेचर, तो ध्यान दीजिए इसमें क्या, ये आपका किसी टेम्परेचर पर सॉलिड, ठीक है, आपने एक टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, तेजी से टेम्परेचर बढ़ाना, बहुत तेज बढ़ गया, ये बढ़ा, इस पॉइंट पर आया, इतनी देर के बाद जो भी टेम्परेचर आपने बढ़ाया इस पॉइंट पर आकर इसने मेल्ट करना शुरू किया, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक किस स्टेट में है, सॉलिड, ठीक। और किस टेम्परेचर पर ये सॉलिड में है, ध्यान दीजिएगा, इस टेम्परेचर। और इस टेम्परेचर पर आने के बाद ये पता क्या कर रहा है, लिक्विफाई होना शुरू हो रहा है, यानी लिक्विड भी है और सॉलिड भी है इस समय। और जैसे ही हम इस टेम्परेचर से जरा भी ऊपर गए, जरा भी ऊपर गए, तो ये तुरंत क्या बन गया, लिक्विड बन गया। यानी इस पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ये सॉलिड रहा, इस पर आके सॉलिड और लिक्विड दोनों इक्विलिब्रियम में आ गए, उसके बाद जरा भी गर्म किया तो किसमें कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, जैसे आइस 100 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड है, ठीक है, जैसी 0 से जरा भी आगे बढ़े तुरंत क्या बन जाएगी। पर जो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं उनमें जरा देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिए, इनमें बच्चे क्या होता है कि पता चला ये आपका सॉलिड था, किसी टाइम हमने जरा सा टेम्परेचर बढ़ाया, देखिए चेंज होने लगी स्टेट, और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया, ये लिक्विफाई होता जा रहा है। यानी यहाँ पे जो टेम्परेचर था इसी पे ये लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, देखते रहे ना, और बढ़ाया अभी भी लिक्विड और सॉलिड में, और बढ़ाया लिक्विड और सॉलिड दोनों फेज में दिख रहा है।
यानी यहाँ पे एक बड़ी सी रेंज है मेल्टिंग पॉइंट की, मेल्ट होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। यहाँ ऐसा नहीं कि होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। यहाँ क्या हुआ, सॉलिड था और खटाक से मेल्ट हो गया, और यहाँ पे होता चला जा रहा है, धीरे धीरे होता चला जा रहा है। तो कहते क्या है कि इनकी एक रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब दूर तक पिघलेंगे। इसमें क्या होगा कि जब आप इन्हें गर्म करना शुरू करेंगे बेटा, जैसे आप इन्हें गर्म करना शुरू करेंगे तो ये पहले सॉफ्ट होंगे, फिर और सॉफ्ट होंगे, फिर और सॉफ्ट होंगे, पिघलते जा रहे धीरे धीरे, सॉफ्ट है। इसमें क्या खूबी है समझना, ये है, ये हार्ड है, मैंने इसको पिघलाया, हार्ड, और गर्म किया, हार्ड है, और गर्म किया, हार्ड है, और गर्म किया, हार्ड है। फिर एकदम से एक टेम्परेचर पर आधा लिक्विड आधा सॉलिड, टेम्परेचर देखो कांस्टेंट है, आधा लिक्विड आधा सॉलिड, जरा सा बढ़ाया खट से पूरा लिक्विड, पूरा लिक्विड। इसको देखो, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया, दबा के देखा सॉफ्ट हो गया, मतलब लगा लिक्विड जैसा होने लगा, और टेम्परेचर बढ़ाया और लिक्विड जैसा हो गया, और टेम्परेचर बढ़ाया और ज्यादा लिक्विड जैसा हो गया, यानी सॉलिड और लिक्विड जैसा होता चला जा रहा है। तो ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर जब हम इसे गर्म करते हैं ग्रेजुअली, धीरे धीरे, तो इट बिकम्स सॉफ्ट एंड सॉफ्टर एंड सॉफ्टर होता चला जाता है। तो इसमें ब्रॉड रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होती है, जबकि इसका एक शार्प फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। क्या बात समझ में आई है? थोड़ा सा आगे बढ़ना, नेक्स्ट पॉइंट जो भी नंबर है, शायद 5वां नंबर है। तो कहते हैं इसमें एक फिक्स्ड और हाई एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इसे मेल्ट करने के लिए एक फिक्स और हाई एंथैल्पी चाहिए, जबकि इस नॉट फिक्स्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इसकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बिल्कुल भी फिक्स नहीं होती, डेफिनेट नहीं होती, वेरी करती है, बदलती चली जाती है। ये आ जाते हैं नाउ मूव ऑन पॉइंट नंबर 6। अब ध्यान से देखिए, ये कह रहा है कि मेल्ट होना शुरू हो गया, पार्टिकल मूव करने शुरू हो गए, पर यहाँ पर बिल्कुल मेल्ट नहीं हुआ, तो इसे हम बोलते हैं कि ट्रू सॉलिड, इट इज अ ट्रू सॉलिड। जबकि इसे हम बोलते हैं कि एक फॉल्स या स्यूडो सॉलिड, इज अ स्यूडो सॉलिड, या कुछ लोग इसी को बोल देते हैं और इज आल्सो सेड टू बी सुपर कूल्ड। यानी इसको बहुत ठंडा कर दिया गया है लिक्विड को, तो सॉलिड जैसा अपीयर हो गया है, पर एक्चुअली ये लिक्विड है जिसको हमने कम टेम्परेचर पर ले लिया। अब ध्यान से समझिए, यदि ये लिक्विड है तो इसमें फ्लूइडिटी होगी, यानी इसके पार्टिकल्स मूव भी कर सकते हो। आइए चेक करते हैं क्या सच में मूव करते हैं। तो आइए चलते हैं इनके सबसे पहले एग्जांपल पर, फिर बाकी प्रॉपर्टीज की बात करूंगा। जैसे इसका एग्जांपल अभी मैंने बताया था, डायमंड होता है, ये क्रिस्टलाइन है। NaCl का स्ट्रक्चर देखिए, ये क्रिस्टलाइन होता है। आइस का स्ट्रक्चर देखिए, ये क्रिस्टलाइन होते हैं। तो ये सारे सॉलिड्स क्या कहलाते हैं बेटा? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहलाते हैं। जब बात आती है एमॉर्फस सॉलिड्स की, तो इसमें आता है जैसे ग्लास, एमॉर्फस सॉलिड्स होता है, जैसे रबर एक एमॉर्फस सॉलिड होता है, जैसे प्लास्टिक्स एक एमॉर्फस सॉलिड होती है। और यहीं पर मैंने आपको एक एग्जांपल बताया जो बिल्कुल अनकॉमन सा था, इट इज क्वार्ट्ज। यदि उसने क्वार्ट्ज लिख के दिया है तो ये क्रिस्टलाइन, और गलती से इसने यहाँ पे क्वार्ट्ज ग्लास लिख के दिया है तो ये एमॉर्फस। आइए समझिएगा इसको थोड़ा सा, देखिए इसे देखते हैं। हमने कांच लिया है, ग्लास, देखते हैं क्या ये मेल्ट हो जाता है आराम से एट वेरी लो टेम्परेचर। आइए समझने के लिए आई एम जस्ट गोइंग टू टेक एन एग्जांपल हियर। मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं। ये मेरे हाथ में चूड़ी है, बैंगल का टुकड़ा दिख रहा है ठीक से, आधा सा, हाँ ठीक है ना। अब देखिए मेरे पास कैंडल जल रही है, कैंडल में बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं, थोड़ी हवा चल रही है, कोई बात नहीं, कैंडल में बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं है। मैं इसको इस कैंडल से पिघला सकता हूँ क्या? लेट अस ट्राई, आइए कोशिश करके देखते हैं। आप कैसे देखते हैं? दिख रहा होगा थोड़ी ठंडी है क्योंकि एसी भी चल रहा है और कैंडल की लो प्रॉपर नहीं आ रही, बट मैं देखना चाहता हूँ क्या ये मेल्ट करेगा। गर्म तो हो जाए
टूट गया भाई ब्रिटेल होके कांच। फिर से करता हूँ, ठंडा हो जाए थोड़ा। चलिए सॉरी बेटा, फिर से करके देखो। एक्चुअली एसी बंद कर दूं और पंखा चला देते हैं। चलिए अभी तो बहुत ठंडा है, गर्म है भाई, ठंडा हो जाए जल्दी से। चलिए कर रहा हूँ। अब देखता हूँ, थोड़ा शायद हो जाए। अपन ये देख ले, इतना सा टुकड़ा बचा है, दिख रहा है ना लाल लाल सा। अब मैं इसे कोशिश करता हूँ, देखता हूँ। देखो अब इतना तो बेटा आपको भी पता है कि जो कैंडल है, जो मोमबत्ती है, इस मोमबत्ती से जो हमें हीट मिल रही है, थर्मल एनर्जी मिल रही होगी, वो कोई बहुत ज्यादा तो नहीं मिल रही होगी, लेकिन देखो ये मेल्ट होना शुरू होगा अभी। होने लगा, मुड़ने लगा, मुड़ जा, मुड़ रहा है, मुड़ गया, देख मेल्ट हो गया, देख हुआ, ये देख हुआ, देख हो गया मेल्ट, मुड़ गया ना। ऐसे में इसको गर्म करता जाऊं, देख बिल्कुल मेल्ट कर दूंगा। और हुआ, बस हाथ जलेगा, देखिए कैसा शेप चेंज हो गया ना। इसका मतलब पार्टिकल ने पोजीशन को बदला ना, चेंज हुई ना। तो ये क्या है, कांच की चूड़ी। कैसा सॉलिड है, फाल सॉलिड, स्यूडो सॉलिड। तो जो कांच होता है ना बेटा, वो इस तरह से देखिए टेम्परेचर बढ़ने पर क्या करता है, अपनी पोजीशन बदलता है। मैंने कांच की खिड़की ली, कांच की खिड़की है, ठीक, इसमें ग्लास पार्टिकल्स है। कहते हैं कभी धूप तेज पड़ती है, गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी ठंड होने लगती है, तो जैसी गर्मी होती है ना, ये पार्टिकल्स थोड़ा थोड़ा सा मूव करना शुरू कर देते हैं, ऐसे करके। ठीक, तो मैंने जब इस कांच को लगाया था, तो सपोज करिए इसकी मोटाई यहाँ 1 mm थी, यहाँ 1 mm थी। ये खिड़की है बेटा, कोई खिड़की है। अब देखो टेम्परेचर बढ़ा तो थोड़ा सा मेल्ट होकर नीचे आया, फिर टेम्परेचर बढ़ा, फिर थोड़ा, फिर सर्दी आएगी तो रुक जाएगा, लो टेम्परेचर पर परफेक्ट सॉलिड बना रहेगा, हाई टेम्परेचर पर थोड़ा मेल्ट होगा सुपर कूल्ड लिक्विड की तरह। तो पता चला ये धीरे 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 क्या होता है, इसके हिस्से मेल्ट होने शुरू होते हैं। और जब ये मेल्ट होना शुरू होगा तो ऊपर इसकी थिकनेस घटने लगेगी और नीचे ये इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे, तो थिकनेस बढ़नी शुरू हो गई। तो पता चला कि मैंने 1 mm का लिया था और 30 साल के बाद देखा तो इसकी जो मोटाई थी वो 1.02 mm हो गई और ऊपर वाले की जो है वो 0.98 mm हो गई। इसका मतलब देखिए यहाँ से मूव करा, तो ये मूव क्यों किया, क्योंकि कभी कभी जब गर्मी बहुत ज्यादा हुई, हीट ज्यादा हुई, थर्मल एनर्जी ज्यादा हुई, तो ये हीट पाके बड़ा धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली इस तरह से मेल्ट करने लगा। यानी यदि हम कोई ऐसी खिड़की देखें जिसपे डायरेक्ट धूप पड़ती, याद रखिएगा डायरेक्ट धूप, अंदर की नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट धूप पड़ती हो, वो 20, 25, 30 साल पुरानी हो, तो आप देखिएगा इसके ऊपर की थिकनेस कम होगी, नीचे की थिकनेस ज्यादा हो जाती है। ये इसीलिए होता है बेटा क्योंकि 30 सालों में जब कभी टेम्परेचर बहुत हाई हुआ होगा तो थोड़ा 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 मेल्ट होकर नीचे की तरफ खिसक आया होगा, और जब ये मेल्ट होकर नीचे की तरफ खिसक आया होगा तो नीचे इसकी चौड़ाई विड्थ ज्यादा हो गई और ऊपर इसकी जो थिकनेस है वो कम हो जाती है। क्या मेरी बात समझ में आई है बच्चे? मैं इसे हटा देता हूँ समझने के लिए, बस मैंने आपको बताया। तो ये परफेक्ट सॉलिड नहीं है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा नहीं थे, तो इसे सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोला? क्योंकि जब ये ठंडा था, जब ये ठंडा था, ठीक, जब ये ठंडा था तो सॉलिड था, यानी लिक्विड को सुपर कूल्ड कर दिया गया तो स्यूडो सॉलिड बन गया। लेकिन इसको गर्म कर दिया तो ये सुपर कूलिंग खत्म होती ही क्या बनना शुरू हो गया? लिक्विड की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, यानी मूव करना शुरू कर देता है, चलना शुरू कर देता है। क्या मेरी बात समझ में आई है बेटा? तो ये एग्जाम्पल्स की बात थी, प्रॉपर्टीज अभी खत्म नहीं हुई है भाई, अभी तो अपन चल रहे हैं, ये इनके एग्जाम्पल्स की बात। आइए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट 7वें और 8वें नंबर पर दो बातें हैं। पहले 7वें नंबर पर एक चीज होती है जिसे बोलते हैं क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं बेटा? क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज का मतलब होता है इसे काटना। जब हम इसे किसी शार्प ऑब्जेक्ट, किसी शार्प टूल से काटते हैं, चाकू से, किसी चीज से, शार्प चीज से काटते हैं, यदि वो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो हम बोलते हैं कि इसे काटने पर क्या देता है? इट गिव्स ए क्लीन, बिल्कुल साफ सुथरी स्मूथ क्लीवेज। क्यों? बिकॉज जो पार्टिकल्स है जिन्हें आपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहा, पार्टिकल्स
are arranged in regular planes, जैसे हेक्सागोनल था उसमें बिल्कुल रेगुलर प्लेन है तो पूरा का पूरा प्लेन कट जाता है, लेकिन जब हम इन्हीं को काटेंगे यहाँ पर इन वालों को तो गिव्स एन irregular cleavage, यानी ये क्लीन नहीं होगा, ये इरेगुलर होगा, उल्टा सीधा ऊंचा नीचा। एक एग्जांपल समझाता हूँ, बड़ा आसान सा। कांच देखा है बेटा, कांच, उसे सीधे काट दीजिए। कांच कौन सा है? अमॉर्फस। अब आप एक काम करिए, कांच काट दिया, मतलब ये कांच था, मैंने इसे ऐसे काट दिया, तो ऐसे सरफेस आई होगी, देखने में चिकनी लगती है, अंगूठा ऐसे कस के रखो और ऐसे करके चला, देखो खून निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि देखने में क्लीन है पर वो क्लीन नहीं है, वो कैसी है? इरेगुलर क्लीवेज। और यही यदि मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में करूं, NaCl में करूं, नमक में करूं, सॉरी NaCl में करूं, डायमंड में करूं, क्वार्ट्ज में काटूं और फिर ऐसे उंगली फिरा दूं तो उंगली नहीं कटेगी, क्योंकि वो बिल्कुल क्लीन क्लीवेज देगा, स्मूथ क्लीवेज देगा। तो इसमें जो क्लीवेज होती है बेटा वो इरेगुलर होती है, इसमें जो कटिंग मिलती है, जो क्लीवेज मिलती है, वो कैसे मिलती है? स्मूथ क्लीवेज। अच्छे से सोचिए, जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको पढ़ाई है बेटा, उन पे एक बार फिर से वापस आ जाता हूँ, 1 by 1। हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया सॉलिड्स, ठीक। आपने ये कहा कि सॉलिड वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, एनर्जी सबसे कम है, मोशंस बिल्कुल मिनिमाइज पोजीशन में है, केवल वाइब्रेशन और ऑसिलेशन ही देखने को मिलते हैं। फिर आपने बोला एनी सब्सटेंस हैव टू अपोजिंग फोर्सेस, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को जोड़ता है सॉलिड के अंदर, एक थर्मल एनर्जी जो उसे तोड़ने का काम करती है, पार्टिकल्स को दूर करने का काम करती है। कहते हैं एक सॉलिड को बनाने के लिए अच्छे से थर्मल एनर्जी कम होनी चाहिए, और थर्मल एनर्जी कम करने के लिए हम लो टेम्परेचर पर ले लेते हैं, इसीलिए वो गिलास भी सॉलिड हो गया था, क्योंकि थर्मल एनर्जी आपने घटाई। धूप पड़ी, थर्मल एनर्जी बढ़ी, अट्रैक्शन तो पहले ही कम होता था उसमें, जैसे अमॉर्फस का था वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, यानी अपनी पोजीशन बदलना शुरू कर देते हैं। तो एट वेरी लो टेम्परेचर तो थर्मल एनर्जी बहुत कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थर्मल एनर्जी से बहुत ज्यादा है, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल फिक्स पोजीशन पर सॉलिड में प्रेजेंट होते हैं। तो सॉलिड को हमने ऐसे डिफाइन किया कि सॉलिड इज अ सब्सटेंस हैविंग डेफिनिट मास, definite volume, definite size, have strong force of attraction between constituent particles and they occupy fixed position in solid. Solid में fixed position occupy करते हैं constituent particle। ये बहुत कम, almost incompressible होते हैं और hard and rigid होते हैं। On the basis of packing arrangement of constituent particles हम इसे classify करते हैं दो parts में। पहला part कहलाता है crystalline solids, दूसरा कहलाता है amorphous solid। क्रिस्टलाइन वो है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का एक वेल डिफाइंड रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर तक ये जुड़े चले जाते हैं वेल डिफाइंड अरेंजमेंट में, जबकि अमॉर्फस में इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, दूर तक नहीं जुड़ पाते तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर हो जाते हैं। इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होता है। मैंने फिर से एक बार इन्हें अलग से डिफाइन करना शुरू कर दिया था कि वेल डिफाइंड अरेंजमेंट, ये तो मैं आपको बता ही चुका था, एग्जांपल सिखाया था क्वार्ट्ज में कितना रेगुलर है और यहाँ क्वार्ट्ज ग्लास में कितना इरेगुलर अरेंजमेंट है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड सॉलिड बनाते हैं, फिक्स एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, ग्राफ सिखाया था। इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड सॉलिड हैं, एक वाइड रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट्स होती है। इसकी फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन होती है, इनकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन फिक्स नहीं होती। या ट्रू सॉलिड्स इन्हें स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। मैंने आपको एग्जांपल से समझाया कि इसे क्यों सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिए थे आपको बेटा, डायमंड, NaCl, आइस, ये सब क्या है? सारे के सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड। और इनको आपने क्या बोला? ग्लास, रबर, प्लास्टिक, क्वार्ट्ज, ये सब क्या है बेटा? ये अमॉर्फस सॉलिड है। प्लास्टिक को गर्म करिए, सॉफ्ट होनी शुरू हो जाएगी। कांच को गर्म करके अभी मैंने आपको दिखाया था कैसे आराम से शेप बदल लिया था उसने। रबर को गर्म करिए, सॉफ्ट होगी, फिर मेल्ट होनी शुरू हो जाती है। रबर देखिए, अच्छा कभी आप नोटों पे रबर लगा के छोड़ दीजिए, छोड़ दिया और 1 साल बाद उस रबर को देखिए खिंच जाती है, अजीब सी हो जाती है। और दूसरा काम क्या होता है? मेल्ट होने लगती है, चिपक जाती है कई बार। क्यों? क्योंकि वो अमॉर्फस सॉलिड। उसके बाद मैंने काट के देखा तो क्लीन क्लीवेज देता, साफ सुथरी क्लीवेज दे रहे थे क्रिस्टलाइन सॉलिड, और एक इरेगुलर क्लीवेज दे रहे थे अमॉर्फस सॉलिड। अभी खत्म नहीं हुई है प्रॉपर्टी। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो आती है जिसे बोलते हैं, अगली प्रॉपर्टी पर आते हैं, इसे बोलते हैं आइसोट्रॉपी
वर्सेस एनाइसोट्रॉपी। अब ये आइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी का मतलब क्या है? अब आइसो का मतलब तो होता ही है सेम, अब इसमें एनाइसो लग गया तो ये सेम नहीं है, यानी डिफरेंट, और सेम नॉट सेम। अब हमें ये सीखनी है कि आइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी क्या होता है, बट नॉट टुडे, अगली क्लास हम सीखेंगे आइसोट्रॉपी क्या है, एनाइसोट्रॉपी क्या है, और दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। अगली क्लास में हम आइसोट्रॉपी एनाइसोट्रॉपी सीखेंगे सॉलिड्स की, और ये सीखेंगे बेटा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की नेचर कैसी है, इस बिहार पर सॉलिड्स 4 पार्ट में कैसे क्लासिफाई किए जाते हैं। फिर हम लोग सॉलिड्स के अंदर लेटिस पॉइंट, यूनिट सेल, छोटे छोटे से टर्मिनोलॉजी है वो सीखेंगे। देन स्टार्ट सॉलिड्स, फिर हम सॉलिड्स को पढ़ना शुरू करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं बेटा, अगली क्लास में आई विल कंटिन्यू फ्रॉम आइसोट्रॉपी एंड एनाइसोट्रॉपी विद सम मोर एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस। अगली क्लास में करेंगे। आज यहाँ तक, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।